नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे ही आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पर प्रहार करते हैं और हर सच आप तक पहुंचाते हैं। यह हमारा आपसे वादा है, यही हमारी आपसे बॉन्डिंग है। इससे पहले कि आज दो टूक के विषय पर आऊं, देश भर में सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पर्व चल रहा है। कल सुबह जो है छठ पर्व जो है, उसमें कल सुबह की पूजा होगी और इसी के साथ छठ पर्व जो है कल समाप्त होगा। अब छठ पर्व यूं तो बिहार का माना जाता है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पर्व है, लेकिन आज छठ जो है, छठ की धूम, छठ की छटा जो है, वो देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिखाई जा रही है, देखी जा रही है। और यही जो है इस बिहार की ताकत है, यही बिहारियों की ताकत है। अब बात बिहार की चली है तो बिहार में आप जानते हैं छठ पर्व जब समाप्त होगा उसके बाद बिहार में सिर्फ और सिर्फ चुनाव जो प्रचार है और चुनाव जो है उसी की धूम रहेगी, चुनाव की धूम रहेगी। और बिहार के बारे में कई कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर आज मैं ये कहना चाहूं कि बिहार में बहार है, एजेंडा, प्रोपेगेंडा और प्रचार की बहार है। जी हां, बिहार में बहार है, एजेंडा, प्रोपेगेंडा और खूब सारा प्रचार है। बिहार में प्रचार जो है अपनी तेजी पकड़ रहा है, लेकिन इस प्रचार के बीच कई सारे एजेंडा, प्रोपेगेंडा भी जो है बिहार के चुनाव में उठ उठ कर आ रहे हैं। आपको राहुल गांधी की यात्रा याद होगी अच्छी तरह से। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का ऐलान होने से पहले यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, और कहा था यह बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं, क्या आपको बिहार में एसआईआर का मुद्दा कहीं आपको सुनाई देता है? नहीं सुनाई देगा। मेरे ही कार्यक्रम में दो टूक में आरजेडी के प्रवक्ता कह चुके यह हमारा प्राथमिक मुद्दा नहीं है, तो हम पर थोपा गया था। आरजेडी के प्रवक्ता ने दो टूक में मेरे ही कार्यक्रम में कहा था। लेकिन राहुल गांधी के लिए प्रिय मुद्दा है। वो राहुल गांधी जो बिहार से अभी तक प्रचार से दूर हैं, अभी प्रचार में पहुंचे नहीं है। शायद छठ के बाद वो नजर आए, उनकी छटा भी देखने को मिले बिहार में। लेकिन एसआईआर को लेकर जो विदेशी जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा था, टूल किट था, वो फेल हो चुका है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में कई बार औंधे मुंह गिरा और उसके बाद अब बिहार में ये मुद्दा नहीं बन रहा है। अब आज तो चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह ऐलान कर दिया कि वहां पर भी एसआईआर होगा। अब बिहार एसआईआर को लेकर बिहार के अलावा भी देश भर में राजनीति होगी, लेकिन आज हम उस राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमें बहुत मौका मिलेगा। लेकिन अब जो है बिहार के अंदर एक और नया एजेंडा, प्रोपेगेंडा आ गया। मैं एजेंडा भी कह रहा हूं, प्रोपेगेंडा भी कह रहा हूं। वो एजेंडा प्रोपेगेंडा क्या है? वो एजेंडा प्रोपेगेंडा है वक्फ कानून को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये और किसी ने नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसको, जो वक्फ कानून है, इसको उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? मैं इसीलिए कह रहा हूं ये एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। क्योंकि असलियत क्या है? असलियत यह है कि कोई भी राज्य सरकार भारत की संसद से बने कानून को हटा नहीं सकती है। किसी राज्य सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन देश से झूठ बोला जा रहा है। चुनाव है, चुनाव में देशों जो है लोगों के वोट लेने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए आप कुछ भी वादे करें। उसी तरह की बात की जा रही है कि हम वक्फ कानून को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसी राज्य सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी राज्य सरकार की यह हैसियत नहीं होती कि देश की संसद से बने कानून को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है। अब यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम वोट जो है उनको कंसोलिडेट करना है। और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में, खासकर सीमांचल में, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो चुनौती दे रही है।
विपक्षी गठबंधन को। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था हमें विपक्षी गठबंधन में ले लो, लेकिन नहीं लिया। अब नहीं लिया तो उनकी चुनौती सामने है कि वो मुस्लिम वोट ना ले जाए, इसलिए वक्फ कानून जो है उसका भी मुद्दा उठा दिया। और उसके साथ साथ बिहार के इस एजेंडा और प्रोपेगेंडा में सोरोस गैंग की भी एंट्री हो चुकी है। सोरोस गैंग की भी एंट्री हो चुकी है। विदेशों से, अमेरिका से बैठकर प्रोपेगेंडा एजेंडा गढ़े जा रहे हैं बिहार चुनाव के लिए। सोचिए यह बिहार चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके लिए बाकायदा विदेशों में बैठकर एजेंडा प्रोपेगेंडा गढ़े जा रहे हैं। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक, दो टूक में आज का मेरा शीर्षक, एसआईआर नहीं चला एजेंडा, अब नया प्रोपेगेंडा। क्योंकि एसआईआर का एजेंडा नहीं चला तो अब नया प्रोपेगेंडा आया। लेकिन क्या यह प्रोपेगेंडा है भी कि हम वक्फ कानून को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरदार में इस खबर के मुख्य बिंदुओं को समझ लीजिए। खबरदार में आपको इस खबर के मुख्य बिंदु आपको समझाता हूं। खबरदार में एक एक करके बिंदु आप समझने की कोशिश कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि नया एजेंडा आ गया है? चुनाव जीतने के लिए बिहार में सिर्फ बड़े बड़े वादे ही नहीं किए जा रहे, बल्कि प्रोपेगेंडा भी चलाए जा रहे। प्रोपेगेंडा वो होता है जो बड़ा बड़ा बातें कर दी जाती है, जो असलियत से दूर होता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राहुल गांधी ने एसआईआर के विरोध में अभियान चलाया था, यात्रा निकाली थी एसआईआर को लेकर, वो आपको अच्छी तरह से याद है। राहुल गांधी और विपक्ष ने एसआईआर को वोट चोरी कहा और इसे चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, इसको चुनौती दी, कहा यह वोट चोरी है, एसआईआर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोकने से साफ इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, चुनाव आयोग का एकाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाइयों के बाद भी विपक्ष रत्ती भर भी वोट चोरी के आरोप साबित नहीं कर सका। पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी तो विपक्ष के वकील भी नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। तेजस्वी को इस बात का एहसास था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई, कमाई और दवाई को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, कमाई और दवाई हमारा मुख्य मुद्दा है। बिहार में एसआईआर के बाद, एसआईआर का जो पूरा एजेंडा था फेल होने के बाद और एसआईआर की कामयाबी के बाद, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का आज ऐलान कर दिया, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया था। एसआईआर पर विपक्षी एजेंडे के नाकाम होने के बाद क्या विपक्ष बिहार में वक्फ कानून को मुद्दा बना रहा है? क्योंकि एसआईआर जो है वो टाइम फिस हो गया। यही इसी पर हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में विपक्ष की सरकार आई तो वक्फ कानून को उठाकर फेंक देंगे। बड़ा बयान है, कैसे फेंकेंगे ये नहीं बताया, पर चुनाव में बताने की जरूरत क्या है? लोगों की सिर्फ बरगलाना ही तो होता है। महागठबंधन में शामिल अन्य दलों ने भी वक्फ कानून को हटाने का तेजस्वी के ऐलान का समर्थन किया है। खासकर सीपीआई जो माओवादी है उसने खुलकर इसका सपोर्ट किया। जबकि सच यह है कि वक्फ कानून संसद द्वारा पारित है और इसे कोई भी सरकार हटा नहीं सकती है। कोई भी राज्य सरकार इस कानून को हटा नहीं सकती है। इधर बिहार चुनाव से पहले विपक्षी मोर्चे की तरफ से जॉर्ज सोरोस गैंग की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ एजेंडा सेट करने की कोशिश होती है। और आपको अच्छी तरह से मालूम है, राहुल गांधी विदेश दौरे पे गए थे, पहले मलेशिया गए, उसके बाद वो साउथ अमेरिका के देशों में गए, और अब जॉर्ज सोरोस की जो टूल किट है वो एक्टिव हो गई है। सोरोस गैंग के एक पत्रकार ने अमेरिकी अखबार में एलआईसी और अडानी को लेकर किया प्रोपेगेंडा। एक आर्टिकल लिखा गया, एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिखा गया है, और उस प्रोपेगेंडा की आर्टिकल की असलियत क्या है वो भी चर्चा करेंगे। एलआईसी की तरफ से इसका खंडन किया जा चुका है, लेकिन विदेशी अखबार पर देसी प्रोपेगेंडा जारी है। विदेशी अखबार, देसी प्रोपेगेंडा, बिहार का चुनाव और जॉर्ज सोरोस गैंग और जॉर्ज सोरोस का एजेंडा, इन सब पे चर्चा करेंगे आज। वक्फ कानून कैसे हटाओगे भाई ये भी बता दो, इन सब पे चर्चा होगी आज। लेकिन इससे पहले जो तमाम बयान दिए गए उन बयानों को सुन लीजिए और फिर आज की चर्चा को शुरू करूंगा। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स। बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी।
एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। एसआईआर बिहार में लागू हुआ, इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और कई पार्टियों ने गुमराह करने का काम बिहार को जनता को किया था, लेकिन ये सफल रहा। कुछ दलों को लगता है कि इस पर हंगामा करके वो लोगों को गुमराह कर सकते हैं। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट से पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके मुहर लगा दिया। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है? अरे यह गुनाह कबूल करो ना, कबूलनामा जारी करो कि वक्फ की संपत्ति लूटी जा रही थी और लालू यादव बैठे हुए थे। 2029 में अगर हम लोगों की सरकार बनती और कांग्रेस पार्टी और इंडिया सरकार बनाता है तो सबसे पहला हमारा कदम होगा कि न सिर्फ ये कि हम इस कानून को ख़त्म करेंगे, वक्फ के कानून को, बल्कि ऐसे जितने भी कानून सरकार बना रही है और आइंदा 2-3 साल में बनाएगी जो मुसलमानों की दुश्मनी पे आमादा हैं, उन सबको ख़त्म करेंगे। निजी स्वार्थ से हट करके वक्फ बिल के माध्यम से माइनॉरिटी के सार्वजनिक विकास का काम हो, इसके लिए वक्फ बिल आया है। और इसको अगर फाड़ करके भीगेंगे तो हम समझते हैं कि मुस्लिम के हित के विरोधी वो लोग। तो तमाम बयान मैंने आपको सुनवाए। और बिहार में गंगा नदी में ही इतना पानी नहीं बहा, बल्कि बिहार में जो है राजनीति में भी कितना बदलाव आ गया। देखिए कि एक ज़माने में लालू यादव कहते थे कि वक्फ के नाम पर जो है संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है, और आज जो है तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून को उठाकर फेंक देंगे। लेकिन मैं आज अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूँ। तमाम एजेंडा और प्रोपेगेंडा पर आज चर्चा होगी। मेरे साथ आज 4 मेहमान जुड़े। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूँ। नीरज कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मेरे साथ जो है अजीज़ खान जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एडवोकेट हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मैं आपको ये भी दिलचस्प बात बता दूं कि आज आरजेडी ने वक्फ के ऊपर डिबेट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम डिबेट में तभी शामिल होंगे जब वक्फ पर कोई बात नहीं होगी। अब अपने आप में ये दिलचस्प है कि एक तरफ आपके नेताजी खड़े होकर चुनाव में कहते हैं कि हम इसको उठाकर कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो सवाल यह है कि फिर टेलीविजन डिबेट में आकर इस बात को डिफेंड करने में आपको कौन रोक रहा है, क्या वजह है? इस पे भी चर्चा जरूरी है। लेकिन चलिए शुरुआत कर रहा हूं। मैं सबसे पहले निखिल जैन जी आपसे पूछ रहा हूं। निखिल जैन जी, आप तो एडवोकेट भी हैं, कैसे देखते हैं आप तेजस्वी यादव जी के इस बयान को कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको उठाकर फेंक देंगे इस कानून को? और क्या बिहार के अंदर ये भी आप लोगों का एक एजेंडा है? क्योंकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, पर कांग्रेस भी क्या इसमें रहे? हालांकि कांग्रेस के नेता खुलकर कह रहे हैं कि हाँ हम हटाएंगे। बोलिए अशोक जी, क्योंकि आपने बताया अपने दर्शकों को मैं अधिवक्ता हूं, तो मैं इसकी कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो भी समझता हूं। वक्फ कानून जो है वो आपने कहा कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून कोई भी राज्य की सरकार या राज्य का जो विधानसभा है वो नहीं हटा सकती। आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट हाउ इट इज। अच्छा, अनुच्छेद 246, हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई हैव द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अनुच्छेद 246 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है, वो क्लियरली सेट आउट करता है कि कुछ विषयों पे खाली स्टेट की जो विधानसभा है वो लेजिस्लेट करेगी, कुछ विषयों पे संसद करेगी, और कुछ पे दोनों कर सकती हैं, जिनको हमें बचपन में पढ़ाया जाता है। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का जिक्र रहता है। स्टेट लिस्ट पे खाली स्टेट असेंबलीज कर सकती हैं, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों, और यूनियन लिस्ट पे खाली पार्लियामेंट। अब वक्फ कोई भी एंट्री नहीं है इन तीनों में, तो वक्फ को आइदर ऑफ द 2 एंट्रीज में डालना पड़ेगा। या तो आप उसे ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज की तरह देखिए जिसमें आप कंकरेंट लिस्ट में आएगा वो, या फिर आप उसे चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की तरह देखिए, जो एक ज्यादा बेहतर तरीका है देखने का, उस लिहाज से वो स्टेट लिस्ट में आएगा। नहीं, ये आप तय करेंगे कि कोर्ट, ये आप तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगी किस में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा, किस में आएगा? और मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप कानून के जानकार हैं, बिल्कुल है,
मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, क्या भारत में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किसी कानून को किसी राज्य सरकार ने हटा दिया? मुझे एक उदाहरण बताइए। राज्य सरकारें केंद्र द्वारा पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। चैलेंज तो कोई भी, चैलेंज तो अशोक श्रीवास्तव भी कर सकता है। राज्य सरकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। चैलेंज तो मैं भी जाऊंगा तो कर दूंगा एक पिटीशन लगा के। मैंने कहा हटा सकते हैं, चैलेंज तो ऑलरेडी हो रहा हुआ है। चैलेंज तो कोर्ट में जाके उस पर चर्चा चल रही है। कोर्ट ने इसको वापस हटाने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो चैलेंज कर सकते हैं, इस पर मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, क्या राज्य सरकार हटा सकती है? राज्य सरकार वक्फ कानून के जो प्रोविजंस हैं उन्हें वीक और डाइल्यूट जरूर कर सकती है और संवैधानिक तौर पे कर सकती है। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता था वो देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। उसमें 438 सेक्शन होता था जिसमें एंटीसिपेटरी बेल जो होता था, अग्रिम जमानत। उत्तर प्रदेश में फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था। वहां के लॉयर्स को अगर एंटीसिपेटरी बेल लेनी होती थी तो सीधा हाईकोर्ट जाना पड़ता था 482 में। 438 में नहीं होता था क्योंकि उत्तर प्रदेश ने स्टेट के द्वारा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा ने ये संशोधन करके 438 को हटा रखा था। तो इसी प्रकार के संशोधन बिहार की विधानसभा वक्फ कानून में कर सकती है और कह सकती है कि हम ये चीज को नहीं मानेंगे कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि जमीन वक्फ की है या फिर सरकारी डिपार्टमेंट की है। क्योंकि एक चीज है बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को समझनी कि हर स्टेट का वक्फ बोर्ड भी एक्चुअली सरकार का ही होता है। सरकार के ही नुमाइंदे उसमें बिठाए जाते हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का होगा, कांग्रेस की होगी, कांग्रेस का होगा। अब दूसरे मुद्दे पे मैं आना चाहूंगा, जो आपने एसआईआर और वोट चोरी की एक बात, रुकिए एक मिनट, आऊंगा। बाकी मेहमान भी है, एसआईआर पे भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने डाइल्यूट करने की बात कही, चलो मैं मान लेता हूं। अब बिहार की जनता ये देखे कि आज आरजेडी तो डिफेंड करने आई नहीं, ये भी मेरा सवाल है, लेकिन किससे पूछूं मुझे नहीं मालूम। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए, ऋषि शंकर मिश्रा बताएंगे या निखिल जैन बताएंगे कि आज आरजेडी क्यों भाग गई, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा अपना एक छोटा सा आकलन है। आरजेडी इसलिए भागी क्योंकि आरजेडी को लगता है कि इस पर डिबेट करना ठीक नहीं है। मुस्लिम इलाकों में जाओ, गुपचुप करके बोल दो कि डाइल्यूट कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन अगर ओपनली आएंगे तो फिर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पर आना नहीं है, इस पर छुप के आना है, छुप के आना है। एक तो बात यह है। दूसरी बात, अब बिहार की जनता देखे, जिस वक्फ कानून को हटाने के लिए कह रहे हैं कि हटा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह मेरे पास बिहार की रिपोर्ट है, पटना की। कहां किया बता देता हूं। अब बिहार के लोग सोच लें कि उनको कौन सी सरकार चाहिए। गोविंदपुरा गांव है बिहार में, ठीक है, वहां पर राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाकायदा बसे बसाए गांव पर, हां आ रहा हूं नीरज जी, बसे बसाए गांव पर जाकर बोर्ड लगाया। अब आप सोचिए, आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, और आपके घर गांव में बिहार के लोग तय करें कि उनको क्या वो सरकार चाहिए, कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने गांव में बैठे हैं, और एक दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड आएगा, बोर्ड लगाएगा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और 30 दिन के अंदर इसको खाली कर दीजिए। ये मैं कह रहा हूं, ये आपको खबर दिखा रहा हूं। बिहार के पटना के गोविंदपुरा में वक्फ बोर्ड गया, पूरा के पूरे गांव पर अपना बोर्ड लगाया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसको 30 दिन के अंदर खाली कर दो। तो अब कांग्रेस, आरजेडी ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड को वो ताकत दी जाए कि आपको आपके घर से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, आपको आपके गांव से उठाकर फेंक दिया जाए। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड को डाइल्यूट करने का इनको पसंद नहीं आया, वक्फ बोर्ड के अधिकार छीनना इनको पसंद नहीं आया। यही दिक्कत है। अब आप बिहार के लोग तय करें कि उनको ऐसी सरकार चाहिए क्या, ये बिहार के लोगों का फैसला है। नीरज कुमार बोलेंगे और उसके बाद अजीज खान बाद में आऊंगा। रुकिए ना, मैंने आपको भरपूर समय दिया। नहीं, मैंने आपको भरपूर समय दिया, मैंने आपको भरपूर समय दिया, मैंने आपको भरपूर समय दिया, आगे भी समय दूंगा। मैंने आपको भरपूर समय दिया, डिबेट कब खराब कीजिए। आप अकेले नहीं है, अभी 3 लोग और बैठे हैं ना, और तीनों लोग, आज ये भी बता दूं मेरे दर्शक, आज ये भी बात ध्यान से सुन लें, आज 3 लोग मेरी डिबेट में सरकार के विरोधी हैं और बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ बीजेपी है, और मेरे पास मेरे अपने तर्क हैं। ये भी मैं बता दूं, आज 3 लोग सरकार के विरोधी बैठे हैं। इसलिए ये विक्टिम कार्ड मत जेब से कोई निकाले कि हमें समय नहीं मिलता, कोई विक्टिम कार्ड ना निकाले। बोलिए नीरज कुमार जी। वक्त के पॉलिटिकल मुद्दों पर आता हूं, लेकिन इसके पहले अभी जो वकील साहब निखिल जैन जी कानून के धाराओं की बात कर रहे थे, जो भारतीय कानून है उसकी बात ये कर रहे थे। मैं इनको बता दूं कि केंद्र राज्य के जो संबंध होते हैं उसके अनुच्छेद 254 अंडर ब्रैकेट 1 में ये कहता है
कि राज्य द्वारा बनाया हुआ कोई कानून अगर संसद के कानून से असंगत है तो उसे माना नहीं जाएगा, संसद का ही कानून माना जाएगा और वो राज्य का कानून अमान्य होगा। इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक जैसे कानूनी में कोई राज्य सरकार कूड़ेदान में फेंकने में रद्द कर या फेंकने में या उसको फाड़ कर फेंकने का दावा नहीं कर सकता। झूठा प्रोपगंडा मात्र है और कुछ नहीं। लेकिन डाइल्यूट कर सकते हैं, ये बात सही है नीरज जी, डाइल्यूट कर सकते हैं क्योंकि राज्य सरकार के पास उतने अधिकार होते हैं, उनका वक्फ बोर्ड गठित वो करते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, ये बात ठीक है। मैं हटा नहीं सकते, कोई राज्य सरकार नहीं हटा सकती, किसी की इतनी हैसियत नहीं है। बोलिए। ये पूरे दायरे में नहीं और ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा, इसलिए प्रोपगंडा फैला रहे हैं। वक्फ बिल सुधार जरूरी कदम है, न कि विभाजनकारी है। गरीब मुसलमान बेवा मिस्की के हक में लाया गया कानून है जो कि उनके हितों की रक्षा करता है। ये उनके हक और अधिकार की रक्षा करने वाला कानून है, न कि अधिकार छीनने वाला। और कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल सिर्फ और सिर्फ इस पर भ्रम और अफवाह की राजनीति करते हैं। वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाना, उन सब के संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना इसका उद्देश्य है। क्या हो रहा है साहब? लालू यादव ने ही तो संसद में कहा था ना कि वक्फ की प्रॉपर्टी का पटना में दुरुपयोग हो रहा है। पटना में बगला चौराहा फिर मॉल बन गया, हैदराबाद में कई होटल बन गए। क्या है ये लूट में हिस्सेदार बने हुए थे ये लोग। वक्फ की प्रॉपर्टी को इनको रोकने के लिए कानून है कि सही मायने में वक्फ का जो मकसद है कि जो मुसलमान में गरीब हैं, बेब्याह हैं, मिस्कीन हैं, उनकी भलाई हो सके, उनके लिए वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ये देखिए, जान लीजिए यह तेजस्वी यादव का मात्र चुनावी स्टंट मात्र है, तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चुनावी स्टंट है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और जेपीसी से पारित हुआ है। कोई कागज का टुकड़ा मात्र नहीं है कि आप कूड़ेदान में फेंक देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वही मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं कि कोई राज्य सरकार, एक मिनट रुकिए सर, कोई राज्य सरकार हटा नहीं सकती। लेकिन इससे पहले मैं अजीज खान जी के पास जाऊं, एक बात और आपको बता देता हूं। ये महागठबंधन, ये फिर देश के लोगों के लिए जानकारी है, ये महागठबंधन का सामूहिक फैसला है, ऐसे ही नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि CPI-ML का, मैं आपको CPI-ML का भी दिखा रहा हूं। CPI-ML जो है उसने क्या कहा है, आप दीपांकर भट्टाचार्य को जानते हैं, राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में बराबर साथ बैठे थे और ये महागठबंधन का हिस्सा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने भी अपना जो है संकल्प पत्र, परिवर्तन संकल्प पत्र जो घोषित किया, उसमें कहा, इसमें घोषणा पत्र में कहा, CPI-ML ने बड़ा स्टैंड लेते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर CPI-ML लिबरेशन वक्फ संशोधन कानून बिहार में लागू नहीं होने देगा, लागू नहीं होने देगा। अब CPI-ML जो वो पार्टी है जो जिनका डेमोक्रेसी में जो विश्वास है वो ताजा है। उसके पहले वो बंदूकों में ठाए विश्वास, एक मिनट, उसके पहले वो ठाए बंदूकों में, वो कहते हैं बंदूक से क्रांति आएगी। तो डेमोक्रेसी में उनका नया भरोसा है, चुनाव लड़ना शुरू किया है, लेकिन कह रहे लागू नहीं होने देंगे, लागू नहीं होने देंगे। मतलब केंद्र का कानून बिहार पर लागू नहीं होगा क्योंकि उनकी सरकार आ गई। बहरहाल मैं आऊंगा सर, मुझे अजीज खान जी के पास जाना है। अजीज खान जी, ये वादा मुझे लगता है आज यहाँ है, शायद उत्तर प्रदेश में भी आएगा जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तो दूर है उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्या कहेंगे सर आप? देखिए अशोक भाई, जब अभी इससे पहले आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मुनादी कर रहे हैं, जैसे वो करते नहीं मुनादी। हम तो देखा आपने बड़े जोश में आ गए थे, वक्त को लेकर के, इस कानून को लेकर के आप बहुत उत्साहित थे और ऐसा लग रहा था कि आप और बीजेपी मुसलमानों की बड़ी हमदर्द है और इतनी हमदर्द है। अब देखिए ना, बीजेपी ने कितने टिकट दे दिए बिहार में, इतना टिकट दे दिया। आप देखिए एलजेपी ने कितना मार मुसलमान कह रही है साहब उप मुख्यमंत्री बनाओ। आपने क्या कर दिया साहब? रुकिए सर, उनको बोलने दीजिए प्लीज, बीच में नहीं। हाँ बोलने, मैं आपको मौका दूंगा। देखिए मैं एक बात बता दूं, यहाँ सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं, हमारे हिंदू भाइयों का कोई फायदा वक्फ बिल से और वक्फ कानून से नहीं। अननेसेसरी उनको बीच में घसीटा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। और कोई भी हिंदू भाई पूरे देश का वो नहीं चाहता कि किसी भी मसले में जो धार्मिक हो, धार्मिक मसले में वो पढ़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर ईश्वर के नाम पे कोई चीज वक्फ की गई है तो ये उसका अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में रह करके वो बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करे। सवाल इस बात का है कि आज तमाम मुसलमान की बात हो रही है। बिहार में भी मोदी जी गए थे, वो कह रहे थे कि साहब देखिए मुसलमानों की हितैषी है लेकिन हिंदू भाई की हितैषी नहीं है। मुसलमान की बात कर रहे हैं, कह रहे रील बनाओ, अब रील बना के बिजनेस पैदा करो।
रोजगार तो दिया नहीं, रील बनवा रहे हैं। अब कह रहे साहब डाटा इतना सस्ता हो गया कि साहब चाय से भी सस्ता हो गया डाटा। अब आप इस बात को देखिए कि बिहार के एक साहब हमारे गृह मंत्री महोदय जाते हैं, साहब कह रहे बिहार में जमीन ही नहीं है। यानी बिहार का बंदा, बिहार के लोग मजदूरी करें, जाकर के मजदूरों को सप्लाई करें। कहां? गुजरात में, महाराष्ट्र में आप वहां पर इंडस्ट्री लगाए। तो अब इस तरीके की परिस्थितियां हैं। एक पटना यूनिवर्सिटी है, उस पर इतना चर्चा हो रहा था कितने सालों से, 14-17 से। नीतीश जी ने मांग भी किया था, कई बार उन्होंने डिमांड किया कि साहब इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो। कोई चर्चा उस पर नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हुआ। विशेष राज्य के दर्जा के बारे में इतनी बातें उठी, कितना मांग किया गया, नीतीश जी ने भी मांग किया, उस पर कोई चर्चा नहीं, और ना उस पर किसी तरीके की आज तक बात बीजेपी ने मानी है। बात करिए तो अच्छा लगेगा साहब। अरे भाई सुनिए मेरी बात, मानते क्या है? कांग्रेस आरजेडी के सरकार में। नीरज जी रुकिए, मैं मौका दूंगा नीरज जी, नीरज जी मौका दूंगा, रुकिए नीरज जी, मौका दूंगा, रुकिए नीरज जी, मौका दूंगा, प्लीज रुकिए नीरज जी, रुकिए नीरज जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। नीरज जी, अब उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। सर आप अपनी बात है। हाँ, ये बात जरूर हो रहा है कि मुसलमान नमक हराम हो रहा है, नमक हराम है। हाँ, आजमनगर का नाम जो है बदल करके कुछ और रख दो, साहब अली नगर का नाम बदल करके सीतापुर रख दो, और पता नहीं क्या रख दो। देखिए एक बात बता दूं, बीजेपी जिस फील्ड में पीएचडी कर चुकी है, उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद बताने कुछ ही नहीं। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, ठीक है, विकास की बात करिए। 20 ओके 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 ओके, शासन सत्ता में है। ओके, आप विकास के लिए क्या किया? रुकिए सर, रुकिए, मैं आ रहा हूं, रुकिए। ओके, अजीज खान जी रुकिए, ओके, रुकिए एक मिनट, रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, अब सुनिए सर, हो गया सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया, हो गया सर। नीरज जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा 1 मिनट, मैं सिर्फ, क्योंकि इन्होंने अपनी बात की शुरुआत मुझसे की थी तो मुझे रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। उसके बाद जो बीजेपी के बारे में जो बोला उस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, उन्होंने कहा मुनादी कर जैसे की जाती है। सर, एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम है इस देश के भलाई के लिए, इस देश के आम नागरिकों के भलाई के लिए मुनादी करना। आप मुझे मुनादी करने वाला कहें, नौटंकी करने वाला कहें, यह मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि बताना लोगों को अगर आपके सामने खतरा खड़ा है, और यह खतरा ऐसा वैसा नहीं है। आप देखिए अभी क्या करा आप, हिंदू मुसलमान मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता हिंदू मुसलमान, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? आपने क्या किया? यह कहां की खबर है? यह देखिए, यह बाकायदा सेना की जमीन पर, सेना की जमीन आप उठा करके मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए दे देते हैं। कांग्रेस की खबर दिखा रहा हूं मैं क्यों नहीं मुनादी करूं? आज आप सेना की जमीन दे रहे हैं, कल को आप पूरा देश दे देंगे, अशोक श्रीवास्तव मुनादी करेगा, आपको बुरा लगे सर, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और क्यों नहीं करूं मुनादी? इस देश में चुनाव से पहले 123 संपत्तियां, 2014 के चुनाव से पहले नई दिल्ली की 123 संपत्तियां उठाकर वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। क्यों नहीं मुनादी करूं? मैं बिल्कुल मुनादी करूंगा। इस देश की संसद पर दावा किया जाता है कि देश की संसद जो बनी है वो जो है भारत की संसद, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। क्यों नहीं अशोक श्रीवास्तव मुनादी करेगा? बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव मुनादी करेगा, ठोक के मुनादी करेगा कि ये खतरा है कि जिस घर में आप बैठे हैं, जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूं, कल को वो भी कह दिया जाएगा वक्फ की जमीन उठ जाओ। और सर, आपको आजम खान से प्यार है या फिर दूसरे वाले आजम से प्यार है कि आपको इस बात पे तकलीफ है कि नाम बदल दिया? अरे सर, औरंगाबाद का नाम बदल दिया तो औरंगजेब से किस बात की मोहब्बत है भाई? अगर औरंगाबाद का नाम बदल दिया, औरंगाबाद स्टेशन का नाम बदल दिया, तो आपको तो भाई, आप इस देश की मिट्टी में पले बड़े सर, तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए, कहिए बहुत अच्छा किया। एक विदेशी लुटेरे के नाम पर इस देश में जगह जगह विदेशी लुटेरों के नाम पर हम रख दें और उसमें आपको आपत्ति हो रही है? ये तो नहीं होना चाहिए सर। अब बीजेपी रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं आता हूं। बाकी बीजेपी को लेकर जो कहा, 10 सेकंड ले लूं सर आपका, 10 सेकंड ले लूं आपका। चलिए 10 सेकंड लीजिए, फिर नीरज जी रिस्पॉन्ड करेंगे, बोलिए। नहीं सर, एक बात बताए, देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप रंग बदलिए, नाम बदलिए, जिसमें स्पेशलाइजेशन है वही। मैं फिर बता रहा हूं, आप संपत्ति की बात कर रहे हैं। अभी रेल की जमीन, तमाम जमीनों को किसको दे दिया? सेना की तमाम जमीनों को अयोध्या से लेकर कई जगहों पर किसको दे दिया? मैं एक बात बता रहा हूं, किसकी जमीन आप बचा रहे हैं? मैं कह रहा हूं किसकी जमीन आप बचा रहे हैं? आप देखिए, एक बात बता दूं, यहां खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं।
एक बात आप समझिएगा। और एक बात आप मुनादी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बिल्कुल प्रहरी हैं, अच्छी बात है, और एक्टिव भी होना चाहिए। एक अच्छे पत्रकार की जिम्मेदारी है देश बचाए। अगर देश लूट रहा हो या कोई लूट रहा है तो उसके लूट से बचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे आप बिल्कुल निभाइए, लेकिन ये जरूर देखिए कि कौन सी जमीन कौन लूट रहा है। बिल्कुल सर, मैं हर जमीन पर बात करूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे हर जमीन पे बात। सर आपने 10 मिनट मांगे थे, अब मुझे जाने दीजिए आगे। सुन लीजिए, 1 रुपए में कौन जमीन ले रहा है? 1 रुपए में सर, 1 रुपए में जमीन बेची नहीं जाती है। 1 रुपए में, हाँ नीरज कुमार जी रिस्पॉन्ड करें। सुनिए 1 मिनट रुकिए। 1 रुपए में कौन सी जमीन बेची जाती है, कौन सी जो पट्टा कराया जाता है वो मत जाइए। पट्टा कराना और जमीन बेचना में और जमीन पर अवैध कब्जे करने में दोनों में फर्क होता है। अजीज खान जी, आप बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, आपको मालूम होगा सरकार पट्टे पे जमीन देती है, लेकिन सरकार जब कब्जे होते हैं सेना की जमीन पर, तब वो कब्जों को लेकर चिंता करनी। नीरज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, 1 रुपए की जमीन की जो ये बात कर रहे हैं साहब, कोई जमीन उनको बेचा नहीं गया है, लीज पर दिया गया है। और अडानी का टेंडर बिहार में लोएस्ट पर आया था और उससे बिहार को बहुत लाभ होगा। बहुत सस्ते दरों पर बिजली बिहार में मिलेगी। आप बिहार की राजनीति में भ्रम नहीं फैलाइए। और दूसरी बात, ये बात करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की। मैं आरजेडी का स्ट्रक्चर थोड़ा बताऊं आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाई जाति से, प्रदेश अध्यक्ष वाई जाति से, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा वाई जाति से, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद वाई जाति से, महागठबंधन का मुख्यमंत्री का वाई जाति से। एम कहां है साहब? सिर्फ एम वाई के नाम पर इन्होंने मुसलमानों का शोषण किया, भाजपा से डरा के उनका वोट लिया। एक योजना बता दें आरजेडी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लोग जो इन्होंने अलग से मुस्लिम समाज के लिए कोई योजना लाई हो, इनके उत्थान के लिए, विकास के लिए। एक योजना नहीं, आज मोदी जी ने 10 योजना दी है ऐसी इस पूरे देश में, जिससे मुस्लिम समाज का भी उत्थान हो सके। क्योंकि हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हम इस नीति और नियत पे काम करते हैं और इसलिए जनता हम पर भरोसा करती है। आज मोदी जी की कोई भी योजना हो, मुस्लिम के लिए जो अलग से योजना है, उस्ताद योजना, महिला मुस्लिम छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, उसको छोड़ दीजिए। कोई भी योजना, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना, सबका लाभ देखिए। पर वो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम, वो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आप लोगों ने बिहार का डेवलपमेंट नहीं किया, इसलिए आप ये सब मुद्दे उठाते हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिहार के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मैं 1-2 आंसर और देना चाहता हूं। अभी ये बात कर रहे थे केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो आरजेडी के शासनकाल में बिहार में, आरजेडी के शासनकाल तक बिहार में 0 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे। आज मोदी जी के आने के बाद बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में 2005 तक मात्र 2 थे, आज 38 है, 38 है। पॉलिटेक्निक कॉलेज 13 थे, आज 46 है। तो इस तरह से महिला साक्षरता दर 33.57% था, आज 73.92% है। इंजीनियरिंग की सीटें के समय में बिहार में 460 थी, आज 14,469 है। ओके। मेडिकल कॉलेज जो अंग्रेज के जमाने में बने थे, वही बने हुए थे बिहार में। आज देखिए बिहार में 2 एम्स बने, हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। देखिए ये बिहार में काम हुआ है नहीं हुआ है, ये सारे मुद्दे जो हैं जनता के बीच में। और ये बिहार की जनता जानती है। एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ, बिहार की जनता जो है वो तय कर लेगी कि भैया लालू राज बढ़िया था या फिर जो है नीतीश राज। ये बिहार की जनता तय कर लेगी, सबके पास अपने अपने आंकड़े हैं। एक मिनट सर रुकिए, सुनिए सर, सुनिए नीरज जी, सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार की जनता तय कर लेगी। उनके सामने लालू यादव का 15 साल का राज है और उनके सामने नीतीश कुमार का 20 साल का राज है। किसने डेवलपमेंट किया, किसने नहीं किया, आपके सबके पास अपने अपने आंकड़े हैं, सबके पास अपने अपने संकल्प पत्र हैं, अपने अपने घोषणा पत्र हैं। बिहार की जनता तय कर लेगी, इसीलिए तो चुनाव होता है और यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तेजस्वी यादव मंच पे खड़े होकर बोलते हैं उठा के फेंक देंगे, फिर डिबेट में आरजेडी कहती नहीं इसको डिफेंड करने नहीं आएंगे, और इस पर कोई नहीं। क्या राजनीति है? डिबेट में इसलिए नहीं आते हैं कि अशोक जी जैसे विद्वान पत्रकार है और टेक्निक जो मतलब एक कानूनी पक्ष है, कानूनी पक्ष को जब वो रखेंगे तो गिरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि निखिल जी ने या आपने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है कि किसी जो कानून है उसको पार्लियामेंट के थ्रू ही उसको रोल बैक किया जा सकता है। कोई आके कह दे कि हम उसको कूड़े के ढेर फेंक देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और इसके पीछे क्या कारण समझने की जरूरत है
कि जिस प्रकार से एमवाई, देखिए तेजस्वी यादव की जो ताकत है एमवाई है, तो एमवाई में जो 14% वाले हैं यादव वो सीएम कैंडिडेट हो गए, 2% जो मल्लाह समाज से आने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम हो गए, जो 17% वाले जो एम है वो कहाँ है, और जो राजद अपने आप को एम का, मतलब राजद हो समाजवादी पार्टी हो, जो एम का अपने आप को रहनुमा मानती है, तो 90 से अब तक उठा के देख लीजिए तमाम विधानसभा चुनावों में राजद द्वारा दिए गए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को देख लीजिए। धीरे धीरे क्यों ऐसा हुआ है कि राजद या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देना कम कर दिए हैं। यदि आप देख लीजिए जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे या उनका जो मतलब जो पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी, कितने मुस्लिम को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, या कितने मुस्लिम थे जिनको इंपॉर्टेंट आपने डिपार्टमेंट दिया, चाहे वो वित्त हो, गृह, हालांकि तो हमेशा नीतीश कुमार के पास रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल दिया हो तो आप बता नहीं। दीजिए। तो क्या ऋषि शंकर मिश्रा, नहीं ऋषि शंकर मिश्रा, मैं मुझे समय दीजिए। हाँ मैं आप ही को दे रहा हूँ, मैं आप ही को दे रहा हूँ, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, आप ही को समय दे रहा हूँ कि ये जो सीएम डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया उसके बाद जो वहां पर पोस्टर जो सोशल मीडिया पर आ रहा है कि जो है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी बैठे हैं नीचे, मुस्लिम दरी बिछा रहे हैं, और ये एक हवा बनाई जा रही है कि भाई मुसलमान दरी बिछाने के लिए, क्या उसकी काट के लिए, उसका काउंटर करने के लिए क्या ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा उछाला गया? देखिए देर सवेर इनको है ना ये घोषणा करना होगा कि यदि राजद की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले किसी व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये सिर्फ बयानबाजी से कुछ बैलेंस होने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में ये कुछ सीटों से या कुछ मतलब कुछ वोट परसेंटेज से रह गए, उसका मुख्य कारण एआईएम का जो हिमाचल में उन्होंने सेंध लगाया, और इस बार जन स्वराज भी बहुत ऐसे सीट हैं अशोक जी जहां मजबूत मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोगों को टिकट दिया है, तो राजद के लिए परेशानी के सबब है। और एक बात आप समझ लीजिए, लालू यादव या तेजस्वी यादव कभी भी किसी मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले मजबूत नेता को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बार ये बना देंगे तो इनके लिए फॉर एवर सिरदर्द हो जाएगा। एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, इन लोगों का असली चेहरा बीजेपी का भी देखिए, वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन जो कंसर्न थे मुस्लिम कम्युनिटी का, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मतलब एक तरह से प्रतिबंध लगा दिए। फिर ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? बीजेपी का भी इंटेंशन सही नहीं है, बीजेपी भी मुस्लिम कम्युनिटी का रिफॉर्म्स की मतलब उनका मुख्य इंटेंशन नहीं है। यदि ये रिफॉर्म चाहते हैं तो पॉलिटिकल भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? शाहनवाज हुसैन जैसे लोकप्रिय चेहरा है इनके पास, क्यों नहीं आपने उनको टिकट दिया विधानसभा में या लोकसभा में? तो ये भी राजनीति कर रहे हैं और ये दूसरे वाले राजनीति कर रहे हैं। एक बड़ा फैक्ट बताऊं, तेजस्वी यादव से सवाल कीजिएगा, यदि आप तेजस्वी यादव बिहार आप भी जाएंगे अशोक जी, पूछिएगा कि नरकटियागंज से आपने दीपक यादव को दिया है, वह दीपक यादव को जो मुसलमानों के विरुद्ध तलवार बांट रहे थे नरकटियागंज में, बेतिया में, पश्चिम चंपारण में, उस व्यक्ति को आपने अपना टिकट दिया है वहां नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से। दूसरी तरफ आप मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं और एक तरफ आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जो मुसलमानों के विरुद्ध तलवार बांट रहा था क्षेत्र में। ये कौन सी राजनीति आप तेजस्वी यादव करना चाहते हैं बिहार में? या कांग्रेस? तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए मुलायम सिंह यादव के समय में कितने मुसलमानों को टिकट देते थे, अब कितने लोगों को देते हैं? बिल्कुल ये सारे सवाल ऋषि जो आप जो कह रहे हैं वो सारे वैलिड सवाल है। इन सब पर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में मुस्लिम्स को डरा करके वोट लेने की जो परंपरा है ना, जो एक रीति बन गई है, उससे निकलने की जरूरत है। मुस्लिम किसी को वोट दे, उनका अधिकार है, डेमोक्रेसी देश है, ये देश उनका भी उतना ही है जितना हम सबका है, तो इसीलिए उनको डेमोक्रेसी में पूरा राइट है जिसको चाहे, लेकिन उनको डरा कर कि ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वक्फ कानून बन गया तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस तरह के डरा कर धमका कर इस तरह की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। लेकिन मैं आ रहा हूं निखिल जैन, अब राहुल गांधी कहां कहां यात्रा निकालेंगे? 12 जगह पर ऐलान हो गया है, 12 जगह पर जो है SIR होगा, अब 12 जगह यात्रा निकालेंगे सबके सब स्टेट में जाकर। वैसे तो बिहार अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन 12 जगह पे जाएंगे अब यात्रा करने। अशोक जी, राहुल गांधी तो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं 3500 किलोमीटर की। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा सर। यात्रा निकल जाएगी, बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा निकली 1300 किलोमीटर की, तो उन 12 राज्यों में भी निकलेगी और वोट चोरी को रोका जाएगा।
अब रही बात, सबसे पहले जब मैं अपना हैंड रेज कर रहा था डिबेट में आधा घंटा पहले, वो इस चीज के लिए था अशोक जी, आपने एक बहुत बड़ा खुलासा करा अपने दर्शकों के सामने कि किस तरीके से बिहार सरकार के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक पूरे के पूरे गांव की जमीन को बोल दिया हमारी है, 1 महीने में निकली है यहां से। और आपने एक बहुत सटीक सवाल पूछा कि क्या बिहार की जनता ऐसी सरकार चाहेगी? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। किसकी सरकार है आज बिहार में और किसका वक्फ बोर्ड है? जेडीयू की और बीजेपी की सरकार है। जेडीयू और बीजेपी की सरकार वक्फ बोर्ड के, वक्फ के कानून को तोड़ मरोड़ के यूज करके पूरे के पूरे गांव के लोगों को बेघर करना चाहती है। मुझे नहीं लगता बिहार की जनता ऐसी सरकार चाहेगी। एक मिनट आने दीजिए, आने दीजिए इनको, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। नीरज जी मैंने नीरज जी आने दीजिए, नीरज जी आने दीजिए, नीरज जी आने दीजिए, साहब आने दीजिए, उनको जवाब दीजिएगा। नीरज जी आने दीजिए ना, जवाब दीजिएगा। अच्छा निखिल जैन, निखिल जैन, निखिल जैन, निखिल जैन, एक मिनट, नीरज जी रुकिए ना, अरे नीरज जी रुकिए प्लीज, रुकिए ना, अरे नीरज जी आप जवाब दीजिएगा। निखिल जैन, ये किसकी सरकार थी? बीजेपी जेडीयू की? बीजेपी जेडीयू नहीं दिख नहीं रहा, मैं पढ़ के बता देता हूं, मैं पढ़ के बता देता हूं। करोल बाग, कनॉट प्लेस, जनपथ, दिल्ली के वीवीआईपी इलाके, कांग्रेस ने वक्फ को दी 123 संपत्तियां। ये जेडीयू का बीजेपी की सरकार थी? वो भी चुनाव के समय दिया था, चुनाव के समय। नीरज जी मैंने आपको इंटरफेयर नहीं बोलिए, मैंने आपको इंटरजेक्ट नहीं करा। नीरज जी रुकिए, आप बताइएगा, नीरज जी आप बताइएगा। देखिए अशोक जी, नीरज हाँ बताइए ना, सर बताइए ना प्लीज सर, बड़ा सिंपल सवाल। सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना, सर जैन साहब सुनिए ना, बड़ा सिंपल सवाल। ये कौन सी सरकार थी सर? अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए सर। इस सरकार आपने तो आर्टिकल में पढ़ा ही है कि अरे सर आप अपने मुंह से बोलिए सर, मजा अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगेगा। कांग्रेस सरकार निकल तो रहा है, अब आप क्या चाहते हैं? आप बताइए ना किसकी सरकार थी? नहीं आप कौन सी मुंह दिखाई करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, मैं सवाल का जवाब दे देता हूं। ये केंद्र में, ये केंद्र में जवाब दे सकता हूं, ये केंद्र में, एक मिनट, ये केंद्र में गंभीर सवाल पूछा, इसका जवाब दे सकता हूं क्या मैं प्लीज? क्या प्लीज इसका जवाब दे सकता हूं? आपने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा। एक पूरे के पूरे गांव को बाहर निकलने के लिए बोल देना, और जिन संपत्तियों पे अतिक्रमण हो गया हो, क्योंकि ये देश में कोई भी अगर कानून और संपत्ति को लेकर काम करता है, उन्हें पता है कि रेलवे की और वक्फ बोर्ड की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज पे अतिक्रमण होता है। रेलवे की लैंड पे पूरी कॉलोनीज की कॉलोनीज बन जाती हैं, वक्फ बोर्ड की लैंड पे भी यही चीज होती है, और इन अतिक्रमण को जब भी हटाने की कोशिश करी जाती है हमेशा विवाद होता है। ना उसी चलते ये नोटिस भेजा जाएगा। सुनिए ना, सुनिए ना, एक मिनट, अरे निखिल जैन सुनिए तो सही, निखिल जैन सुनिए तो सही, निखिल जैन सुनिए तो सही। जब मैंने एक मिनट निखिल जैन सुनिए तो सही, आपने शुरू में वक्त को लेकर अपनी बात रखी, मैं इधर उधर जाने लगा, आपने कहा नहीं आप एसआईआर पे भी बोलना चाहते हैं। अब मैं एसआईआर पे आना चाहता हूं तो आप वक्फ से हटना नहीं चाहते, ठीक है ना? एक मिनट मैंने आपको मौका दिया ना, पूरा मैंने आपको पूरा मौका दिया। अभी तो सर आपको एसआईआर पर एक्सपोज करना बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको, निखिल जैन प्लीज, निखिल जैन सुनिए तो सही, अभी तो मैंने आपको सिर्फ मैंने आपको वक्त पे एक्सपोज किया है, अभी मुझे एसआईआर पे एक्सपोज करना बाकी है सर। 20 सेकंड मौका तो दीजिए, मौका तो दीजिए नीरज कुमार एक बार बोलने, क्योंकि एक मिनट रुकिए ना सर, मेरा पॉइंट पूरा नहीं हो पाया। सर एक मिनट आप सर, अब आप वक्त पे डिबेट करना चाहते हैं? नहीं मैं सिर्फ एक जमीन की बात बोल के एसआईआर पे आ रहा हूं, मुझे क्योंकि मैं पहले से आधे घंटे से उसके लिए आधे घंटे से आप एसआईआर पे नहीं जमीन पे इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल इसी पे कर रहे थे। नहीं मुझे ना एक मिनट सुनिए, निखिल जैन सुनिए, एक मिनट निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन एक मिनट सर रुकिए, एक मिनट नीरज जी, एक मिनट रुकिए, नीरज जी प्लीज एक मिनट रुकिए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अब तक जो चर्चा हुई है उसमें 2-3 पॉइंट बड़े क्लियर हैं। एक, वक्फ कानून जो है संसद से बना कानून है, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन चाहे भी तो मिल करके बिहार में सत्ता में आने के बाद 2/3 बहुमत 3/3 बहुमत आने के बाद भी इस कानून को हटा नहीं सकते। डायल्यूट कर सकते हैं मैं मानता हूं, लेकिन डायल्यूट आप किसके लिए करना चाहते हैं? उसके लिए जो देश की संसद पे अपना हक जता दे। अब आप जमीन पर डिबेट नहीं मेरी है, मेरी जमीनों पर डिबेट नहीं है। मैं एसआईआर पर खुलकर बात करना चाहता हूं, क्योंकि एसआईआर पर भी प्रोपेगेंडा बस्ट हो गया है। राहुल गांधी बड़ी बड़ी यात्राएं करे, बहुत अच्छी बात है, 12 जगह यात्रा करे, स्वागत है आपका, बिल्कुल करनी चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, उनको जनता के बीच जाने चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के एजेंडा फेल हो चुका है, पूरी तरह से फेल हो चुका है।
और वो आप बिहार में देख चुके हैं। और इसीलिए क्योंकि चुनाव आयोग को बिहार में एसआईआर से रोकने के लिए पूरे के पूरे घोड़े दौड़ा दिए, विपक्ष ने पूरे घोड़े दौड़ा दिए, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए, लेकिन रोक नहीं पाए। एसआईआर हुआ, सफलता से हुआ, और आज जो है 12 जगह ऐलान हो गया। अब बोलिए निखिल जैन। एसआईआर के मुद्दे पे मैं बात कर देता हूँ। एसआईआर चुनाव आयोग ने क्या कहा था, हम क्यों कर रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए हैं, हम घुसपैठियों को बाहर निकालना है, लेकिन फाइनल एसआईआर ड्राफ्ट एसआईआर रोल में फाइनल रोल में घुसपैठियों की संख्या एक भी नहीं बताई गई। उसके बाद चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज मांगे थे और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि हम आधार कार्ड भी ले लेंगे। फिर चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक प्रेस नोट निकाला, बोला नहीं 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 आधार नहीं लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं आधार लेना पड़ेगा, आप इतने बेमाने तरीके से एसआईआर की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ, 65 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आके क्या बोला, कागज नहीं दिखाएंगे, हम तो नहीं बताएंगे किस 65 लाख को डिलीट करा। और फिर आके उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बताना पड़ा कि इन 65 लाख को डिलीट करा। और आपने क्या किया? सर एक मिनट, आपको बहुत बड़ी जीत मिली, आपको बहुत बड़ी जीत मिली कि आपने 65 लाख की लिस्ट ले ली। वो 65 लाख से कट कर बढ़ करके 3 लाख और उसमें बढ़ गए, 69 लाख वोट कट गए। लेकिन आपने क्या किया, उनमें से कितने वोट बचा लिए, कितने वोट बचा लिए? और एक मिनट निखिल जैन, एक मिनट रुकिए, सुनिए, एक मिनट निखिल जैन। देखिए एसआईआर को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं आप बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं। एसआईआर को क्यों, चुनाव आयोग ने एक बार भी नहीं कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया घुसपैठियों को निकालने के लिए है। यह बीजेपी ने कहा, चुनाव आयोग ने एक बार नहीं कहा ये घुसपैठियों को निकालने के लिए। एक मिनट, आप मुझे दिखा दीजिए अभी चुनाव आयोग का कोई बयान। बड़ा रिसर्च करते हैं, आपके सामने लैपटॉप पड़ा होगा। एक मिनट लैपटॉप पड़ा होगा, मेरे सामने कोई लैपटॉप नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जरा निकाल के दिखा दीजिए चुनाव आयोग ने कहा घुसपैठियों को। और दूसरी बात, चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए कौन है कौन नहीं, ये तय करना नहीं है। मैं ये डिबेट में बहुत बार साफ कर चुका हूं। चुनाव आयोग का काम था कि जो वैलिड वोटर है उनको वोटर लिस्ट में रखना, जो इनवैलिड है उनको निकाल देना। 67 लाख इनवैलिड वोट, 69 लाख इनवैलिड वोट निकाल दिए। आप कुछ नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट में एक पॉइंट आप प्रूव नहीं कर पाए कि 69 लाख इनवैलिड वोट निकाले हैं। आप 65 लाख पे छाती पीट रहे थे, कोर्ट ने जो 69 लाख काट, चुनाव आयोग ने 69 लाख काट दिए। आ रहा हूं अजीज खान जी, आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। 69 लाख काट दिए और अब क्या कर लिया आपने? अब ये जो 69 लाख कटे, इसमें कौन घुसपैठी है कौन नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। ये गृह मंत्रालय से जो है चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जरूर जवाब मांगिए और उसमें मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा कि इनमें से कितने घुसपैठियां बताइए। बोलिए अजीज खान जी, फिर मैं नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी, मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं? आपने एसआईआर के बारे में सवाल पूछा सर, आप थोड़ा सा वो भ्रम मत फैलाया करिए। आपने भ्रम फैलाया इसलिए मैंने आपको रोका। आप भ्रम बिना फैलाए बोलेंगे, मैं आपको लगातार बोलने दूंगा। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा अशोक जी, तो चुनाव आयोग ने तो एसआईआर की प्रक्रिया जब तक चालू हो गई थी तब तक भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया था, केवल सूत्रों के हवाले से सब कुछ आता था। उन्हीं सूत्रों ने बताया था सारे के सारे मीडिया चैनल्स को भी घुसपैठियों को बाहर निकालना है, इसीलिए एसआईआर कराया जा रहा है। मुझे याद है मैं आपके साथ भी डिबेट पे था और आपने भी ये बात कही थी, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन के सूत्र, और वो सबको पता है कि वो सूत्र कौन है, ज्ञानेश कुमार जब बैठ के व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 24 घंटे का टाइमर लगा के सारे सर माफ कीजिएगा, अब मैं अजीज खान जी के पास जाऊं। रुकिए सर, अब मुझे अजीज खान जी के पास जाना है। क्यों? क्योंकि एक मिनट आ रहा हूं सर, क्योंकि मैं फिर आपको चुनौती दे रहा हूं। मैंने किसी भी डिबेट में, हम लोग ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं, हम चुनाव आयोग को सूत्रों के हवाले से कभी भी नहीं बताते। मैंने जरूर यह कहा होगा कि बीजेपी ने कहा, और मैं हमेशा कहता हूं, गृह मंत्री के ऑन रिकॉर्ड बयान है, तो इसीलिए मैं हमेशा बीजेपी की बात करूंगा घुसपैठियों को निकालने के लिए। चुनाव आयोग के सूत्र, और आप सर सूत्रों की बात कर रहे हैं, आपके सहयोगी तो सूत्र को मानते हैं, वो नाम नहीं लूंगा मैं, ये पारिवारिक चैनल है, लेकिन आपके नेताजी सूत्र को मानते हैं कि वो तो सूत्र हैं। तो आप आज सूत्रों पर, जिसको आपके नेता कहते हैं, उस पर आप यकीन कर रहे हैं, तो गजब बात है। एक बार तेजस्वी जी से पूछ लीजिए कि वो सूत्र हैं या है, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अजीज खान जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे एक छोटा सा ब्रेक बोलने दीजिए। हाँ अशोक भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने एसआईआर पे बात आप करना चाहते हो और बात भी सच है। देखिए एसआईआर का विरोध विपक्ष नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर रहा है, और इस बात को आप देखिए कि अननेसेसरी ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि साहब विपक्ष जो है वो एसआईआर का विरोध कर रहा है। भाई विपक्ष तो हमेशा उसने कहा है कि ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, जो भी चुनाव में जो वोटर है उसका कार्ड सही तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और हर चीज बेहतर हो। लेकिन बीजेपी ने
लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि घुसपैठिए आ गए हैं और घुसपैठियों का निराकरण होगा कि कौन हिंदुस्तान का है, इस मुल्क का है, कौन बाहर का है। और घुसपैठियों का निराकरण जरूर होगा, लेकिन उसका माध्यम ऐसा हाँ, नीरज जी एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। नीरज जी एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए फिर रिस्पॉन्ड करें। एक मिनट, हाँ उनकी बात हो जाए। हाँ हाँ सर एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। 68,66,000 लोगों का नाम डिलीट हुआ, 21 लाख लोगों का नाम ऐड हुआ, 47 लाख लोग जो हैं वो वंचित रह गए। अब मैं जानना चाहता हूं, 2024 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ, वो 47 लाख लोगों ने भी वोट दिया था। तो इन परिस्थितियों में अगर वो घुसपैठिए होंगे तो चुनाव तो इनवैलिड हो जाना चाहिए। और बिहार का चुनाव इनवैलिड क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। और ये बात एडमिट करना चाहिए माननीय मोदी जी को और बीजेपी को कि जिन लोगों ने वोट दिया वो घुसपैठिए थे, वो इनवैलिड थे। ओके अजीज खान जी एक मिनट रुकिए। ओके सर समय कम है, सर समय कम है, एक मिनट समय। बात क्या बात इंपॉर्टेंट है ना सर, इसका उत्तर एक काम है। अच्छा नीरज जी सिर्फ 30 सेकंड रुकिए, आ रहा हूँ। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। जो वोटर है सही वोटर, उनको उनका वोटर आईडी बन जाना, चुनाव आयोग का ये काम है। अगर ये ऐसी परिस्थिति आई और बीजेपी जो कह रही है इसका मतलब जो चुनाव हुआ बिहार में वो इनवैलिड है। ओके सर, ओके नीरज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। बताइए। अगर कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को या सपा पार्टी को लगता है कि 47 लाख फर्जी वोटर से चुनाव बीजेपी ने जीता है, मैं चैलेंज करता हूं पहले कि सारे सांसद इस्तीफा दे दें, बीजेपी की सांसद इस्तीफा दे देंगे। चुनाव की गारंटी देता है और भाजपा हमेशा स्वच्छ चुनाव के लिए प्रतिबद्ध रहती है, कटिबद्ध रहती है, आगे रहती है। बिहार में फर्जी वोटरों का पर्दाफाश हुआ और बड़ा स्पष्ट आंकड़ा है साहब कि 30 लाख वोट स्थानांतरित हो गए हैं अस्थायी रूप से, 22 लाख लोग मृत पाए गए, ट्रेसलेस 9.7 लाख लोग पाए गए और डुप्लीकेट एंट्री लगभग 7 लाख की थी। तो कहां संशय इसमें? क्यों भ्रम की राजनीति करते हैं आप लोग? और बिहार में और देश में एसआईआर कोई मुद्दा है नहीं, ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास। सर ओके मुझे एक ब्रेक लेना है। देखिए अजीज खान साहब, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता है, इसलिए मैं आपको बीच में रोकता नहीं आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा गलत होगा बीच में रोकना, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। लेकिन सर आपने ये बात गलत कही, मैं पर उस बाद में आप करेक्ट कर रहा हूं। आपने ये कहा एसआईआर का विरोध नहीं है। सर ये तस्वीर है मेरे पास, संसद की तस्वीर है, ठीक है, पूरा विपक्ष खड़ा है, बैनर क्या है हाथ में पढ़ के बता दूं? बैनर क्या है? मैं आपको बैनर पढ़ के बता देता हूं और आप कहेंगे तो मैं आपको ये तस्वीर भेज दूंगा, नहीं तो आप देख लीजिए। मोदी सर नो एसआईआर, मोदी सर नो एसआईआर। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, तमाम हर पार्टी खड़ी है। ये पंजाब के मुख्यमंत्री के हाथ में बैनर है, लोकतंत्र की हत्या है एसआईआर, ठीक है, क्विट एसआईआर, एसआईआर डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप कह रहे हैं कि हम एसआईआर का विरोध ही नहीं करते थे, तो ये विरोध किस चीज का था? ये एसआईआर का विरोध नहीं था तो किस का विरोध था? ये साफ था। तो ये मत कहिए एसआईआर का विरोध नहीं किया, एसआईआर का विरोध बड़ा खुलकर था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में मैंने कहा कि देखिए नए नए प्रोपेगेंडा बिहार चुनाव में आ रहे हैं और बिहार चुनाव में जॉर्ज सोरोस की एंट्री हो गई है। जॉर्ज सोरोस की एंट्री हो गई है बिहार चुनाव में। कैसे हुई है? बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा गया है। एक आर्टिकल लिखा गया है, भारतीय पत्रकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो भारतीय पत्रकार जो पहले किताबें लिखते थे, किस पे किताबें लिखी? ये कहा कि राफेल जो है उसमें गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाली, ठीक है। फिर कहा कि अडानी जो है हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग में मुंह की खाली। और अब जो है ये कह दिया LIC का पैसा इन्वेस्ट हो गया जी, LIC ने पैसा अडानी में इन्वेस्ट कर दिया और उसको लेकर के बाकायदा एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिखा गया। और ये आर्टिकल किसने लिखा और क्यों लिखा और ये व्यक्ति कौन है? ये OCCRP का व्यक्ति है। ये इसके टैगलाइन पर, इसके परिचय में इसने OCCRP लिखा है। OCCRP की फंडिंग कौन करता है? जॉर्ज सोरोस करता है। और भारत के 7 पत्रकार भारत के जो दिन रात टेलीविजन चैनलों में बैठ करके प्रोपेगेंडा चलाते हैं, पिछले 1 महीने से अमेरिका में बैठे हैं। कौन खर्चा दे रहा है इनका? निखिल जैन जी हिंडनबर्ग से जीतेंगे चुनाव, जॉर्ज सोरोस से जीतेंगे चुनाव। अशोक जी, देश की जनता के अधिकारों की बात करके जीता जाता है चुनाव, ना जॉर्ज सोरोस से ना हिंडनबर्ग से। और जब देश के सारे अधिकार, चाहे वोटर का अधिकार हो चाहे जमीन का अधिकार हो, 2 मित्रों को दिया जाए, उस पर सवाल तो खड़े होंगे। मुंद्रा पोर्ट जहां पर 3000 करोड़ सवाल सिर्फ खड़े करेंगे, कभी सबूत भी देंगे। ये मेरे पास है उसी पत्रकार से अडानी हिंडनबर्ग, इसी पत्रकार ने पहले राफेल पे कहा था, मुंह की खानी पड़ी। सबूत दिए क्या? किताब लिख दी राफेल पे, राहुल गांधी जी की, क्योंकि राहुल गांधी जी की चरण वंदना कर देनी थी, किताब लिख दी पूरी की पूरी राफेल पर। और क्या हुआ राफेल पे हम सब जानते हैं। उसके बाद अडानी हिंडनबर्ग केस, सेबी ने कहा सबूत दे दो, सेबी ने कहा सबूत दे दो, सबूत नहीं दे पाए। क्या मैं जवाब दे सकता हूं या नहीं मुझे अच्छा नहीं, सबूत दीजिए, जवाब मत दीजिए। पूछते हैं, अरे निखिल जैन आप सुनिए, निखिल जैन वक्त जवाब देने का नहीं है क्योंकि आप प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना है। मुझे एक सबूत दे दीजिए, मुझे एक सबूत दे दीजिए जॉर्ज सोरोस के गुर्गों का, एक सबूत दे दीजिए झूठ बोल बोल कर जो एजेंडा चलाते हैं। नहीं तो ऋषि शंकर मिश्रा अमेरिका में आपको नहीं बुलाया। जवाब आप सवाल पूछे तो कम से कम जवाब तो अरे जवाब मुझे सबूत दे दीजिए, जवाब छोड़िए, मुझे सबूत दे दीजिए। सबूत इसी में है कि अदानी ग्रुप ने जब बॉन्ड्स निकाले, 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स केवल और केवल LIC ने खरीदे। अच्छा देश का हर अच्छा कितना परसेंट है? बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा बढ़िया बात की निखिल जैन ये मुझे बता दीजिए, LIC ने जितना इन्वेस्ट किया है उसका कितना परसेंट अडानी में इन्वेस्ट किया है? मुझे परसेंटेज बता दीजिए, मैं आपको मान जाऊं। बताइए आप क्या चाहते हैं? पूरा बताइए कितना परसेंटेज किया है, बताइए। आप गोल पोस्ट मत बदलिए। निकल गई नहीं, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। निखिल जैन सुनिए, अडानी में जितना इन्वेस्ट किया LIC ने वो 0.59% है, 0.59%। और पिछले साल अडानी की कंपनियों में जितना इन्वेस्ट किया था LIC ने उस पर 56% प्रॉफिट मिला है, 56%। समझे आप बिजनेस कोई भी कंपनी है वो 10 कंपनियों में लगाती है। झूठ प्रोपेगेंडा मत फैलाया करिए। ऋषि शंकर मिश्रा आपको अमेरिका में नहीं बुलाया किसी ने। सारे सरकार विरोधी, एक मिनट रुकिए, सारे सरकार विरोधी जो हैं 1 महीने से अमेरिका में, आपको अमेरिका नहीं बुलाया किसी ने। आपका प्रोपेगेंडा कमजोर पड़ता है। देखिए, सरकार का विरोध करने का ये अर्थ नहीं है कि सरकार के हर चीजों का पत्रकार विरोध करे। और पत्रकार यदि इस प्रकार के पत्रकार हैं तो पत्रकार नहीं, वो पत्तलकार है, पत्रकार नहीं कहा जा सकता है। हाँ, सरकार के यदि गलत एजेंडे जबरदस्ती लोगों पे थोपा जा रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए जी। उसके जो नकारात्मक पक्ष है उसको रखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं सर, समय बिल्कुल नहीं है। नकारात्मक पक्ष रखने का हर एक को अधिकार है। मैं फिर से कह रहा हूं और मैं आप सब लोगों को बुलाता हूं, सरकार के खिलाफ बोलिए, कुछ बोलिए। और मेरा निखिल जैन जी आपसे वादा है, ये अडानी इन सब पे खुल के डिबेट करूंगा किस दिन। आज तो बिहार के एजेंडे पे थी ना, लेकिन खुल के डिबेट करेंगे। अडानी की जरा थोड़ा रिसर्च करके आइएगा, अडानी ने कहां पैसा लगाया, LIC ने कहां पैसा लगाया है, पूरी रिसर्च करके आइएगा, खुल के बात करेंगे। लेकिन एजेंडे पे नहीं,
आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।